Hello friends, welcome to my class and today we are going to start the next chapter and the chapter is body fluid and circulation. And in today's video we will go through the topic blood and lymph. So let's start the chapter. Blood and lymph. Simple organisms such as sponges and coelenterate have simple body organization, or you can say simple body designs. These organisms are in direct contact with the atmosphere, so they do not require any circulatory system. They circulate water from their surrounding into their body cavities, which help their cells to exchange gases and excretory substances to the immediate surrounding. तो ये जो लोअर कैटेगरीज वाले एनिमल्स हैं जैसे स्पॉन्जेस हैं या सिलेंट्रेट्स हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल सिंपल होती है और उनके बॉडी का जो पार्ट्स हैं दे आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से उनके बॉडी का हर एक सेल कोई भी मटेरियल इजीली एक्सचेंज कर सकता है। तो हम बात करेंगे स्पॉन्जेस की और सिलेंट्रेट्स की। तो उनके बॉडी में वेसल्स होते हैं, कैविटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू वो वाटर को ही सर्कुलेट कर लेते हैं अपने बॉडी में। और जैसे ही वाटर उनकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उनकी बॉडी के कैविटी से सर्कुलेट होता है, तो दे एक्सचेंज देयर गैसेस, यानी कि रेस्पिरेशन वहाँ कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो इसी वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, और फिर जब पानी फ्लश आउट होता है बॉडी की कैविटी से, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से। तो ये तो हुआ लोअर एनिमल्स में। अब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स स्पेशल फ्लूइड्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑल द सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मैक्सिमम बॉडी पार्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है एटमॉस्फेयर के, इसलिए स्पेशल सिस्टम बॉडी वो होना चाहिए। तो स्पेशल बॉडी सिस्टम जो है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम हेयर, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर ब्लड एंड लिम्फ आर द टू फ्लूइड्स, ब्लड और लिम्फ दो फ्लूइड्स हैं दैट एक्ट एज कैरियर इन द बॉडी। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड क्या है, इट इज़ ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आगे हम देखते हैं कि ब्लड और लिम्फ में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो द फर्स्ट इज प्लाज्मा। इट इज straw colored viscous slightly alkaline aqueous body fluid. It forms about 55% of blood. तो जो प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% वॉल्यूम फॉर्म करता है और स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ मीन्स होता है जो राइस का या फिर वीट प्लांट का स्टेम होता है, दैट इज स्ट्रॉ। तो उस कलर का होगा, विस्कस होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होगा और एक्वस होगा। नाउ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर, यानी कि प्लाज्मा में 90 से 92% तक वाटर होता है। उसके बाद 6 to 8% ऑफ सॉल्यूट्स इन इट, और उसकी केवल 6 से 8% इसमें सॉल्यूट्स घुले हुए होते हैं। द सॉल्यूट विच आर फाउंड इन प्लाज्मा आर आयंस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन, एमिनो एसिड्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स। तो ये तो हुआ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। देन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। क्लॉटिंग या कोगुलेशन एक ही बात है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, वो फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो जो पीछे लिक्विड बचेगा दैट इज कॉल्ड एज सीरम। नाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा आर इम्पॉर्टेंट एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग विस्कोसिटी टू द प्लाज्मा, and the major proteins which are found in the plasma are fibrinogen, globulin and albumin.
So these are the important proteins present in the plasma. Now functions of plasma: it helps in transport and uniform distribution of heat in the body, provide immunity to the body, it maintains pH of the blood, its factor help in blood clotting, and it prevents the blood loss. Now formed elements which are present in the blood are, blood में जो formed elements हैं वो हैं, the formed elements present in the blood are, और they are also called as blood corpuscles. जो formed elements हैं उसको blood corpuscles बोलते हैं, and they are 45% of the blood. जो total blood है उसमें 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? दे आर, पहला आरबीसी है जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, या इराइथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं. दूसरा डब्ल्यूबीसी है जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं, या फिर ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं. और थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स. तो पहला है इराइथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आरबीसी एंड दे आर रेड इन कलर due to the presence of hemoglobin in it. Or hemoglobin act as oxygen carrier in the blood, and formation of RBC takes place in the red bone marrow of the adults. RBC are biconcave disc shaped cell. No cell organelle are found in RBC. RBC में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है. और हेल्दी इंडिविजुअल का जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए ब्लड का वो है 12 to 16 ग्राम. मतलब कि जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं वो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए उनके 100 ml ऑफ ब्लड में. मतलब अगर हम 100 ml ऑफ ब्लड लेते हैं टेस्ट के लिए तो उसमें 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ज़रूरी है रहना अगर हेल्दी रहना है तो. इन मेन आरबीसी इज अबाउट 5 to 5.5 मिलियन. और ये नंबर की बात कर रहे हैं कि मेन में अगर नंबर काउंट करेंगे तो ये 5 to 5.5 मिलियंस होना चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. यानी कि अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड ले रहे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग 1 mm क्यूबिक ऑफ ब्लड, तो उसमें होना चाहिए 5 to 5.5 मिलियंस आरबीसी. और ये वुमेंस में कम हो जाता है, इट शुड बी 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. जैसे सबकी उम्र होती है वैसे आरबीसी की भी उम्र होती है. आरबीसी की उम्र क्या है? दैट इज़ 120 डेज, आफ्टर विच आरबीसी बिकम नॉन फंक्शनल and get destroyed in the spleen, and so spleen is called as graveyard of the RBCs. Now next is leukocytes. It is also called WBC. Leukocytes को हम WBC भी बोलते हैं. They do not possess red color pigment. उनमें रेड कलर पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए वो रेड नहीं दिखाई देते हैं. They are colorless. वो कलरलेस होते हैं नेचर में. These are nucleated and are generally short-lived cells. और इनकी उम्र कम होती है. जैसे हमने पढ़ा कि आरबीसी की उम्र 120 दिन होती है, 120 डेज होता है, बट इनका जनरली जो एज होता है वो 1 वीक होता है, या आप कह सकते हैं 4 to 6 डेज होता है. WBC इज अबाउट 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. दे मूव इन amoeboid फैशन थ्रू कैपिलरीज वॉल and move to the site of action. This is called diapdesis. WBC are categorized into category that is granulocytes and agranulocytes. WBC को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट. तो ग्रेनुलोसाइट क्या है? दे कंटेन ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म. इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं. एंड दे हैव लोब्ड न्यूक्लियस. इनके जो न्यूक्लियस होंगे लोब्ड होंगे, बाइलोब्ड होंगे, या शेप होंगे, या मल्टी लोब्ड होंगे. तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला न्यूट्रोफिल्स है. दीज आर द मोस्ट अबंडेंट WBC सेल्स. सबसे ज़्यादा जो WBC सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं. एंड दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर. फेगोसाइटिक मीन्स दे जस्ट ईट द फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन माइक्रोब्स. जो भी फॉरेन माइक्रोब्स इंटर करने की बॉडी में कोशिश करते हैं उनको ये खा जाते हैं. फेगोसाइटोसिस बोलते हैं इस सेक्शन को. सो दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर. ईओसाइनोफिल्स क्या हैं? दीज आर द आइडेंटिफाइड बाय द बाइलोब्ड न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड,
यानी 2 लोब होगा। दे रजिस्ट इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन से इनका एसोसिएशन है। बेसोफिल्स होते हैं, दीज आर लिस्ट नंबर के होते हैं WBC बेसोफिल्स, एंड दीज आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो जब भी कहीं सूजन होता है, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स है उसमें सूजन आती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन जो आता है वो आता है बेसोफिल्स रिएक्शन के चलते। नाउ ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो दीज WBC लैक ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स लैक करते हैं और इसलिए इनको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। और इनका जो न्यूक्लियस होता है या तो राउंडेड होगा या तो ओवल होगा। दीज आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट, दीज आर स्मॉलर इन साइज एंड हैव राउंड न्यूक्लियस, छोटे होंगे और न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस जो होगा वो राउंडेड होगा। दीज आर 2 टाइप्स, 2 सेल्स बनाते हैं ये लिम्फोसाइट्स जो है, 2 तरह के सेल्स बनाते हैं, एक बी सेल्स होता है, एक टी सेल्स होता है, और दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को संभालते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। नाउ लास्ट इज मोनोसाइट्स, दीज आर द लार्जेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ WBC। हमने जो 5 तरह के WBC पढ़े उसमें जो सबसे बड़ा साइज में होता है वो होता है मोनोसाइट्स, एंड बट दे आर फ्यूअर इन नंबर, बहुत ही कम नंबर होते हैं। और जब ये मैच्योर कर जाते हैं, जो मोनोसाइट्स हैं जब मैच्योर कहलाते हैं हो जाते हैं, तो उसको हम लोग मैक्रोफेजेस बोलते हैं, एंड दे हैव टू किल द फॉरेन पार्टिकल्स, और ये फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में हेल्प करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कार्योसाइट्स विच आर स्पेशल सेल्स फाउंड इन द रेड बोन मैरो। These are oval shaped and disc shaped, found only in mammals blood, and are devoid of nucleus. It contains mitochondria, Golgi body, and some other organelles. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 per cubic millimeter of blood. जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका नंबर ये है, एंड दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड देयर लाइफ स्पैन इज 7 to 12 days, and their formation is called thrombopoiesis. ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC contains certain glycoprotein. The plasma membrane of RBC contains certain glycoprotein called antigen. These differ from person to person. RBC के सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, और ये एंटीजन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और इन्हीं एंटीजन का प्रेजेंस या अब्सेंस ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ABO ग्रुपिंग, और जो ABO ग्रुपिंग है वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द एंटीजन A और B ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो जो एंटीजन है यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो 2 तरह के होंगे, A और B। अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये एब्सेंट हैं, तो यही डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल का क्या होगा। तो देखते हैं क्या है। पीपल विथ ब्लड ग्रुप A, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो हैव द एंटीजन A ऑन द सरफेस ऑफ RBC। इसका मतलब कि उसके RBC के सरफेस पर एंटीजन A प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, और उस एंटीबॉडी का नाम है एंटीबॉडी B इन देयर प्लाज्मा, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज B प्रेजेंट होगा। वाइल जो पीपल हैं विद ब्लड ग्रुप B वो जस्ट अपोजिट होगा केस A का। अपार्ट फ्रॉम दीज ब्लड ग्रुप दैट इज A एंड B, पीपल ब्लड ग्रुप AB इन केस जब दोनों एंटीजन A और B RBC के सरफेस पे होंगे और प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगा। यहाँ से इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक और दिया है, द पीपल विथ ब्लड ग्रुप O, जो ब्लड ग्रुप O है हैव नोट एंटीजन, कोई एंटीजन होगा ही नहीं, बट जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज़ होगा। तो इस टेबल से समझते हैं हम लोग। जैसा पहला दिया है ब्लड ग्रुप A है तो ब्लड ग्रुप A के इंडिविजुअल के RBC के सरफेस पर एंटीजन A होगा, बट प्लाज्मा में एंटी B होगा। और किसको किसको ये दे सकते हैं अपना ब्लड ग्रुप A को दे सकते हैं और O को दे सकते हैं। ना ब्लड ग्रुप B की बात करते हैं तो उसमें एंटीजन B है और जब प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एंटी A है, B को और O को अपना ब्लड दे सकते हैं।
ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस ए बी है और एंटीबॉडीज़ कोई नहीं, नील है। और ये दे सकते हैं अपना ब्लड ए बी को, बी को और ओ को। और लास्ट है ओ, तो इनके एंटीजेंस जो हैं वो नील हैं, एंटीबॉडीज़ ए और बी है, और केवल दे सकते हैं ओ को। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द एंटीजेंस डिस्कस्ड, जो हमने अभी डिस्कस किया एंटीजेंस, एक और चीज़ है दैट इज़ आर एच फैक्टर। तो ये भी सरफेस ऑफ आरबीसी में होता है और ये भी डिसाइड करता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इंडिविजुअल्स हैविंग आर एच एंटीजन, अगर आर एच एंटीजन है तो दे आर कॉल्ड एज आर एच पॉजिटिव, और जिनके पास एंटीजन नहीं है वो कहते हैं आर एच निगेटिव। आर एच ग्रुप इज़ मैंडेटरी टू मैच टू बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो ये जो आर एच प्लस या माइनस होगा, आर एच पॉजिटिव या निगेटिव है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम में, उसको मैच करना ज़रूरी होता है। आर एच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज़ स्पेशल केस ऑफ मिसमैचिंग ऑफ आर एच ग्रुप। तो कभी भी जब शादी होती है तो जो कपल्स होते हैं उनमें या तो दोनों आर एच पॉजिटिव होने चाहिए कपल्स, या दोनों कपल्स जो हैं आर एच नेगेटिव होने चाहिए। अदरवाइज आर एच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी एक स्पेशल केस है, वो वहाँ पे डेवलप होता है। होता क्या है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस। तो अगर आर एच निगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फादर है, तो ऐसे में जो फीटस होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा। तो अब क्या होगा, इन सच केस मदर बिकम्स सेंसिटिव वाइल कैरिंग द आर एच पॉजिटिव बेबी इन हर वूम। तो जो आर एच पॉजिटिव बेबी है उनके वूम में, उसको कैरी करने में थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, दिस इज सो बिकॉज आर बी सी फ्रॉम डिवेलपिंग फीटस इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द मदर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, causing the development of the RH antibodies in the mother's blood। तो जो पहला प्रेगनेंसी होता है उसमें क्या होता है कि the RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first case pregnancy because both are separated by placenta। तो जो RH निगेटिव ब्लड है मदर का और RH पॉजिटिव ब्लड जो है फीटस का, वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि दोनों का ब्लड प्लेसेंटा से सेपरेटेड रहता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी होता है उस समय कुछ ब्लड जो है बेबी का वो मिक्स हो जाता है मदर के ब्लड से, और एट दैट टाइम जो माँ का ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट अपने ब्लड में एंटीबॉडीज़ बना लेता है। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी की बारी आती है तो ये जो आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं वो क्या करते हैं कि जो फीटस है, सेकेंड फीटस है, उसके आरबीसी को किल करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से फीटस किल हो जाता है। और आरबीसी को किल करने के लिए या किल करने के प्रोसेस को बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टियालिस। तो ये एक इनकॉम्पैक्टिबिलिटी है जो आर एच फैक्टर के मिसमैचिंग से होता है। इसमें फर्स्ट जो डिलीवरी है वो तो नॉर्मल हो जाता है, बट सेकंड डिलीवरी में, सेकंड प्रेगनेंसी में सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस डेवलप, इसलिए इसको बोलते हैं आर एच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, बट सेकंड प्रेगनेंसी में दोनों कपल्स को बिगनिंग से ही डॉक्टर के गाइडेंस में रहना पड़ता है। अदरवाइज जो सेकंड प्रेगनेंसी का बेबी है वो खराब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टियालिस। नाउ ब्लड क्लॉटिंग, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम called prothrombinase which inactivates heparin that converts the inactive plasma protein prothrombin to thrombin। और जो थ्रोम्बिन बना, अब थ्रोम्बिन दस एक्ट्स एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम टू कन्वर्ट फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द लीवर इनटू प्रेजेंस ऑफ विटामिन के टू फॉर्म इनसॉल्युबल फाइब्रिन मोनोमर। तो दूसरे स्टेप में क्या बना, फाइब्रिन मोनोमर बना।
अब ये जो फाइब्रिन मोनोमर है वो लॉन्ग स्टिकी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। कहीं भी चोट लगा है वहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में जो भी डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं, और इस तरह से क्लॉटिंग बन जाता है या क्लॉट बन जाता है, जिससे के चलते एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं हो पाता है और हमारा ब्लड लॉस बच जाता है। Now, function of blood, it helps in transporting respiratory gases. Next is it helps in healing of wounds. Then maintenance of body temperature. Then it helps in blood coagulation when needed. The blood fights against infection and it helps in transportation of various substances. So these are the various functions of the blood in our body. Now lymph, दूसरा जो फैक्टर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, इट इज़ अनदर फ्लूइड connective tissue that floats inside a special circulatory system and called as lymph vessels. And इस lymph को हम लोग tissue fluid भी बोलते हैं. It is colorless fluid that contains high concentration of WBC. The overall composition of the lymph is similar to the blood. The exception is कि absence of RBC, platelets and some plasma proteins will be there in the lymph. lymph में और blood में difference यही है कि lymph में आरबीसी नहीं होंगे, प्लेटलेट्स नहीं होंगे और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं रहेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? इट इज़ एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स विच कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड अलॉन्ग विथ सम प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, ड्रेन्स इट बैक इनटू द मेजर वेन्स। उसके बाद मेजर वेन्स में ड्रेन्स कर देंगे, हर टिश्यू से कलेक्ट करेंगे लिम्फ को और उसको ले जाकर के मेजर वेन्स में डंप कर देंगे या ड्रेन कर देंगे। लिम्फ बनता कैसे? द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द आर्टरी सिस्टम। जो आर्टरी सिस्टम है उससे ब्लड पास कर जाता है आगे, आर्टरी से चला जाता है आर्टरियोस में, आर्टरियोस से चला जाता है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। इस पोर्स से जो ब्लड है ऊज आउट होता है टिश्यूज़ के बीच में। क्योंकि ब्लड टिश्यूज़ के बीच में गया है और वहाँ से उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो यूज हो जाते हैं सेल्स के थ्रू या टिश्यू के थ्रू, तो टिश्यू के बीच में होने के चलते लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से बनता है लिम्फ, और फिर लिम्फ वापस आता है लिम्फेटिक सिस्टम से मेन वेन में। नाउ फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है? इट एक्ट्स एज कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, इट हेल्प्स इन रिन्यूअल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इट हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स दैट टेक्स प्लेस एट द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशल प्लेसेस पर, अलग अलग प्लेसेस पर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, और ये लिम्फ नोड्स में ही बी सेल्स और टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। एंड लिम्फ हेल्प्स इन कीपिंग द टिश्यूज moist. That's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.